डियर स्टूडेंट्स, बेसिक थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट लेक्चर 11 में हम आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम की। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से हमारे पास कोई सब्सटेंस है AB और उसको एक्वस फेस में वो टूट जाता है अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में, और ये सब्सटेंस अपने आयन के साथ अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड बिटवीन अनआयनाइज्ड सब्सटेंस, जैसे AB कोई अनआयनाइज्ड सब्सटेंस है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग आयंस। और जब ये आयनाइज हो जाएगा तो जो इससे आयंस बनेंगे, इनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आयनिक इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। ऑब्वियसली ये जो इक्विलिब्रियम होगा या तो ये मोल्टन फेस में होगा या फिर सॉल्यूशन फेस में होगा। तो अभी हमारा जो केस है वो सॉल्यूशन फेस का है, जिसमें हम ये जो सब्सटेंस है AB, इसको हम किसी सॉल्वेंट में डालेंगे जैसे कि वाटर, और वाटर की प्रेजेंस में ये जो सब्सटेंस है ये आयनाइज हो जाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोलाइज भी हो जाएगा। अब इस तरह के सब्सटेंस हम जानते हैं, अलग अलग सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसिस, ये सब इसी तरह से डिसोसिएट होते हैं अपने सॉल्यूशन में और आयंस फॉर्म करते हैं। तो कोई भी स्पीशी जो आयंस प्रोवाइड करे अपने सॉल्यूशन में ऑन डिसोसिएशन, ऐसी स्पीशीज को इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में स्टैब्लिश होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं। और इसलिए जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का केस देखते हैं तभी हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई सेंस नहीं है। एक बार इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन फिर से देखते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस which when dissolved in water get ionized, get dissociates to give cations and anions। कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि हमने कोई AB सब्सटेंस लिया है, उसको हम क्या करेंगे, अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, से हमने कई कंटेनर में वाटर ले लिया है और उसमें हम इसको डाल देते हैं, तो AB जब इसमें हम डाल रहे हैं और ये अगर आयंस में टूट जाता है तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि ये इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट होता है। तो अगर वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा, और अगर वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हुए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच आयनाइजेस कंप्लीटली इन देयर सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होगा जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा अपने सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड हैव हाई कंडक्टेंस इवन एट लो कंसंट्रेशन। कम कंसंट्रेशन में भी इनकी कंडक्टेंस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें पता है एक्वस फेस में जब आयंस फॉर्म होते हैं तो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं। जैसे कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि HNO3, HCl, H2SO4, HClO4, HI, ये सब एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। इसी तरह से NaCl, पोटेशियम सल्फेट, ये अलग अलग सॉल्ट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो हुए जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाएंगे अपने एक्वस फेस में। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनका कुछ पार्ट ही आयनाइज होता है टू गिव आयंस। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज अ सब्सटेंस दैट गिव अ सॉल्यूशन इन विच ओनली अ पार्ट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन। से हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें से कुछ तो डिसोसिएट हो गए लेकिन कुछ डिसोसिएट नहीं हुए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आयंस भी हमें मिलेगा, और जो ये सॉल्यूट हमने लिया था, जो ये इलेक्ट्रोलाइट लिया था, ये भी हमें मिलेगा। तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। से एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि से मेरे पास 100 AB टाइप सब्सटेंस था
और इसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स ही टूट करके A पॉजिटिव और B नेगेटिव अगर बनाते हैं तो यहाँ पर अभी 90 मॉलिक्यूल्स बचे रह जाएंगे, यानी कि पूरी के पूरे मॉलिक्यूल्स आयनाइज नहीं हुए। ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे सब्सटेंसेस को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। अब मैं यहाँ पे जनरल टर्म ले रहा था मॉलिक्यूल, यहाँ पे कोई सॉल्ट भी हो सकता है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर सकता है। अब जैसे एग्जांपल्स की बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं वीक एसिड्स, जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। इसी तरह से HCN भी एक वीक एसिड है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सिमिलरली वीक बेसिस की अगर हम बात करें, जैसे कि अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स, इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक केस है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। अभी जैसे कि मैं सॉल्ट के बारे में बात कर रहा था, मर्करी सेकंड क्लोराइड एंड लेड सेकंड एसीटेट, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स हैं। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होंगे जो हम अगर एक्वस फेस में डालेंगे तो वो पूरी तरह से आयनाइज हो जाएंगे, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम लेंगे तो वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होंगे। तो हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि अगर AB वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये आयनाइज होकर के A+ और B नेगेटिव बना रहा है, तो A+ B नेगेटिव दोबारा कंबाइन करके AB बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे बैकवर्ड प्रोसेस भी होगा। और हम जानते हैं कि जब रिवर्सिबल कंडीशंस होंगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में भी प्रोसेस हो और बैकवर्ड रिएक्शन में भी रिएक्शन हो, ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और ऐसे इक्विलिब्रियम को जिसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे, ऐसे इक्विलिब्रियम को आयनिक इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, A+ B नेगेटिव कंबाइन करके दोबारा से AB नहीं बनाते, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करती है और यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता है। इसलिए हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नहीं करेंगे, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आयंस दोबारा कंबाइन करके इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक डायनेमिक प्रोसेस हमेशा चलता रहता है जिसमें सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट टूट करके आयंस बनाएगा और आयंस दोबारा कंबाइन करके सॉल्यूट बना लेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। सो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनको एक्वस फेस में डाला जाएगा तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे। अब इस यूनिट में हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रोलाइट का कितना पार्ट डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है टू गिव कटायंस एंड अनायंस। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा हूँ आप लोगों को। व्हेन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन बनाने के लिए। सो फ्रैक्शन ऑफ इट गेट आयनाइज्ड, उसका कुछ पार्ट आयनाइज हो जाएगा टू गिव कटायंस एंड अनायंस। रेस्ट पार्ट रिमेन्स इन मॉलिक्यूलर स्टेट, बाकी वाला जो पार्ट होगा वो जैसा था वैसा ही रहेगा, कुछ पार्ट कटायंस अनायंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये कितना पार्ट कन्वर्ट हो गया है इन परसेंटेज, इसको हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलेंगे या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। तो जैसा अभी मैंने बताया कि आयन जो फॉर्म होंगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे अपने सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा किसके बीच में, सॉलिड मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है AB। सो जैसा अभी मैंने बताया था, जो ये AB इलेक्ट्रोलाइट है ये आयनाइज होगा, बट पार्टली आयनाइज होगा, इसका कुछ हिस्सा ही आयनाइज होगा, कुछ पार्ट बचा रह जाएगा। सो इन द अबव रिवर्सिबल रिएक्शन सॉल्यूट AB इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स आयंस A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन को कैसे डिफाइन करा जा रहा है? The degree of dissociation or ionization is defined as the fraction of amount of the electrolyte in solution that get ionized to give free ions. Means total AB का कितना पार्ट A+ और B नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब हम मैथमेटिकली देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे प्रेजेंट करा जाएगा। सो हम कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट AB की कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन C मोल्स पर लीटर, और अगर हम कंसिडर करें कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ AB विच डिसोसिएट्स टू गिव आयंस इज C आयंस,
मोल्स पर लीटर, मतलब टोटल सी कंसंट्रेशन में से सी आयंस कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो जाता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से प्रेजेंट करा जाता है, और ये अल्फा कैसे दिया जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड, इलेक्ट्रोलाइट के वो कंसंट्रेशन जो आयनाइज हो गई है डिवाइडेड बाय टोटल कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन जो हमने डाली है सॉल्यूशन में। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू सी आयंस डिवाइडेड बाय सी। सी आयंस यहाँ पे वो कंसंट्रेशन है जो डिसोसिएट हो गई है। सो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कि से कोई इलेक्ट्रोलाइट है XY और से इसकी कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन है इसका, और से ये डिसोसिएट होता है इस तरह से XY इन इक्विलिब्रियम विद X प्लस Y नेगेटिव। सो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, इनिशियली तो X प्लस और Y नेगेटिव की कंसंट्रेशन 0 रहेगी, कुछ टाइम के बाद इस C में से कुछ पार्ट खत्म हो जाएगा, कुछ पार्ट हट जाएगा। अब वो जो पार्ट हटेगा दैट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये हम कैसे बताएंगे कि कितनी कंसंट्रेशन आयनाइज हो गई है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कंसंट्रेशन। सो मैं एक केस ले लेता हूं कि से इस XY का 0.2 मोल पर लीटर आयनाइज हो गया, तो मैं अल्फा यहाँ पे निकाल सकता हूँ 0.2 डिवाइडेड बाय 1, यानी अल्फा क्या हो जाएगा 0.2। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में होता है तो इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं हम, तो जब परसेंटेज में दिया जाता है तो ये अल्फा इस तरह से दिया जाएगा, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज में लिख देंगे, देन अल्फा इज 20%। सो इनिशियल कंसंट्रेशन C है और अल्फा मैंने यहाँ पर एक केस के लिए यहाँ पे 0.2 लिया था, क्योंकि 0.2 मोल पर लीटर इस XY इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो गया है। सो C टाइम के बाद अब जो कंसंट्रेशन होगी XY की वो हम कैसे निकाल पाएंगे, तब से कुछ, ये तो जब टाइम 0 था तभी वाली कंडीशन है, जब T टाइम हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, तब हम बोलेंगे कि C में से C अल्फा पार्ट घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि C अल्फा पार्ट आयनाइज हो जाएगा और X प्लस एंड Y नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इसका इतना हिस्सा आयनाइज हो गया। तो अब बची हुई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, पहले कितनी थी C और कितना हट गया C अल्फा। अब C अल्फा क्यों लिया, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसका फ्रैक्शन है C का फ्रैक्शन है, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी C इंटू अल्फा करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे C अल्फा लिया है। सो अब इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी C माइनस C अल्फा। अब अगर इस क्वेश्चन के लिए हम C माइनस C अल्फा निकालें तो वो हो जाएगा 1 माइनस 0.2, यानी कि 0.8 मोल पर लीटर। ओके, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा है, बाय डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो तो वो पावर में चला जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो से इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, X प्लस कंसंट्रेशन Y नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय XY कंसंट्रेशन। अब XY कंसंट्रेशन अभी हमने यहाँ निकाला है C माइनस C अल्फा, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ बताई है 0.8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 0.8 आ जाएगा। C अल्फा मैंने अभी बताया था ये कितना है 0.2, जैसे अभी यहाँ बताया था। सो X प्लस की कंसंट्रेशन भी C अल्फा है और Y नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी C अल्फा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 0.5। सो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इस तरह से हम K और इनिशियल कंसंट्रेशन और अल्फा जान करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकाल सकते हैं, और इनमें जो और वेरिएबल्स हैं वो निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ डिराइव कर रहे हैं। सो जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे एक XY इलेक्ट्रोलाइट लिया था जो कि डिसोसिएट हो रहा था X प्लस और Y नेगेटिव में, और T इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशंस में XY की कंसंट्रेशन C थी, X प्लस की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली 0 होगी, Y नेगेटिव की भी 0 होगी। T टाइम पे XY जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो बचेगा
C माइनस सी अल्फा, और x बचेगा C अल्फा, मतलब ऑब्वियसली डिसोसिएट होकर के बना होगा, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा होगी, और y नेगेटिव भी C अल्फा होगा। अब अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देखें तो अभी मैंने बताया था ये होता है x प्लस कंसंट्रेशन y नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय xy। सो अब मैं यहाँ पर xy की कंसंट्रेशन C अल्फा की टर्म्स में लिख रहा हूँ, और इसी तरह से y नेगेटिव की कंसंट्रेशन C अल्फा की टर्म्स में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय C माइनस C ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे C कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से हम एक C को काट सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन मिला है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सो इस इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, एक तो K, दूसरा इनिशियल कंसंट्रेशन C, और तीसरा अल्फा। इन तीनों में से अगर हमें कोई भी दो वेरिएबल पता हो तो तीसरा वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। अब हम ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ की बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल। अल्फा की वैल्यू जो होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये बहुत स्मॉल होती है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सो जो ये इक्वेशन है इसमें हम 1 माइनस अल्फा की जगह 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। तो जो ये इक्वेशन है ये बन जाएगी K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे हम अल्फा लिख सकते हैं K अपॉन C का रूट। सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ? अल्फा इज इक्वल टू रूट K अपॉन C, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C स्क्वायर, यानी कि जब कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा तो अल्फा में डिक्रीज आएगा, यानी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। या अगर हम डायल्यूशन की बात करें, अगर हम डायल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम होने से अल्फा में इंक्रीज आएगा, यानी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हम बाद में यूज करेंगे। हमें हमारी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ और अल्फा के सी में ये सिंप्लीफाइड रिलेशन, और जनरल रिलेशन हमें पता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो प्रेजेंट लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।